नमस्कार विद्यार्थीगण। आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम विशेषण के बारे में उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है आरव ईमानदार है। कक्षा में 40 बच्चे हैं। मैंने 5 किलो बर्फ़ी खरीदी। वह दीवार कमज़ोर है। तो इन्हीं उदाहरण के माध्यम से इसमें लिखा हुआ है ईमानदार कि आरव के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वह ईमानदार है, यानी उसकी ईमानदारी को बताया जा रहा है। तो इसमें ईमानदार शब्द है, ये आरव की विशेषता बता रहा है। इसका ये क्या है, विशेषण है। कक्षा में 40 बच्चे, कितने बच्चे हैं, 40। यहाँ पर बच्चों की संख्या बताई जा रही है कि बच्चे कितने कक्षा में, 40 है। तो यहाँ पर 40 शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। मैंने 5 किलो बर्फ़ी खरीदी। कितनी बर्फ़ी खरीदी, 5 किलो। तो यहाँ पर 5 किलो यानी संख्या बताई जा रही है। इस कारण यहाँ पर भी विशेषण हो गया। वह दीवार कमज़ोर है। कैसी है दीवार, कमज़ोर है। तो यहाँ पर कमज़ोर शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। क्यों, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर इन सब की क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। यहाँ आरव की क्या विशेषता है कि आरव ईमानदार है। कक्षा की क्या विशेषता बताई जा रही है कि कक्षा में 40 बच्चे हैं। बर्फ़ी खरीदी, कितनी खरीदी, 5 किलो बर्फ़ी खरीदी। यहाँ पर 5 किलो बर्फ़ी की विशेषता बताई जा रही है। और कमज़ोर क्या है, कमज़ोर दीवार। तो यहाँ पर दीवार की विशेषता बताई जा रही है कि दीवार कमज़ोर है। तो यहाँ पर इन सब की विशेषता बताई जा रही है। तो इन सब में ईमानदार, 40, 5 किलो, कमज़ोर, ये सारे क्या कौन शब्द हो गए, विशेषण शब्द हो गए। तो विशेषण आपके समझ में आया होगा। तो ये सारे विशेषण शब्द हो गए। अब पढ़ते हैं हम विशेषण की परिभाषा। एक विशेषण किसे कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं विशेषण कहलाते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। यहाँ पर ईमानदार, 40, 5 किलो और कमज़ोर, ये शब्द क्या हैं, विशेषण शब्द हैं। क्यों, क्योंकि ये शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। और जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो इनमें संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ये शब्द क्या हो गए, विशेषण शब्द हो गए। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब आता विशेष्य कि विशेष्य किसे कहते हैं। विशेष्य विशेष्य किसे कहते हैं। तो विशेष्य के अंतर्गत देखिए, विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण शब्द होते हैं और वो जिन शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। विशेष्य के स्थान पर संज्ञा और सर्वनाम शब्द आते हैं। विशेषण विशेष्य के रूप, रंग, रचना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गुण, दोष आदि के बारे में बतलाता है। कहने का मतलब है ये सारी इनकी विशेषताएं होती हैं। विशेषण शब्द है वो विशेष्य के का रूप कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसकी रचना किस प्रकार की है, उसकी लंबाई और चौड़ाई कैसी है, ऊंचाई कितनी है, मोटाई, गुण, दोष, इन सब के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करवाता है। एक ही वाक्य में दो विशेषणों और दो विशेषों का प्रयोग ही हो सकता है। जैसे काली गाय सफ़ेद दूध देती है। काली गाय, गाय के का रंग कैसा बताया गया है, काला बताया गया है। और दूध के बारे में क्या विशेषता बताई गई है कि दूध का रंग सफ़ेद है। तो यहाँ पर क्या विशेषता हो गई, रंग की विशेषता हो गई। तो इस वाक्य के अंतर्गत दो शब्द विशेषण शब्द हो गए। कौन से, काले और सफ़ेद, ये दोनों ही क्या हो गए, विशेषण शब्द हो गए। और गाय और दूध ये दोनों शब्द क्या हैं, विशेष्य हैं। क्यों हैं विशेष्य है, क्योंकि काला किसको बताया जा रहा है, यहाँ पर काले शब्द आ रहा है तो काले किसके लिए कहा है, गाय के लिए। तो गाय विशेष्य है। तो यहीं पर दूध की सफ़ेद किसको बताया जा रहा है, दूध को बताया जा रहा है। तो दूध क्या है, विशेष्य है।
उपयुक्त वाक्य में गाय और दूध दोनों ही विशेष्य हैं तथा काले और सफ़ेद शब्द इनकी विशेषता प्रकट कर रहे हैं। अतः ये दोनों शब्द विशेषण हैं। ये दोनों शब्द वाक्य में विशेष्य से पहले आए हैं। वाक्य में क्रिया से पहले और कर्ता के बाद में विशेषण का प्रयोग किया जा सकता है कि वाक्य में हम क्रिया से पहले और कर्ता के बाद में विशेषण का प्रयोग कर सकते हैं। अब क्रिया से पहले और कर्ता के बाद में, जैसे उदाहरण बताया गया है, सेब स्वादिष्ट तथा पाचक होता है। तो यहाँ पर स्वादिष्ट और पाचक दोनों ही विशेषता बताई गई हैं। इसकी सेब की विशेषता बताई गई हैं। क्रिया क्या हो गई? होता है, ये क्रिया हो गई। और सेब क्या हो गया? सेब हो गया विशेष्य या कर्ता। तो यहाँ पर कर्ता और क्रिया के बीच में क्या है? विशेषण शब्द आए। ठीक है, तो विशेषण शब्द होंगे वो कर्ता के बाद में और क्रिया से पहले काम में लिए जाते हैं। उपयुक्त वाक्य में सेब कर्ता था होता है क्रिया। यहाँ स्वादिष्ट तथा पाचक दोनों ही विशेषण हैं जो कर्ता के बाद में और क्रिया के पहले प्रयोग में आए हैं। अब बात आती है विशेषण के भेद। विशेषण के बारे में आप जान गए होंगे या विशेषण और विशेष्य दोनों के बारे में जान गए होंगे। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ इस माध्यम से कि यहाँ पर लिखा हुआ है काली गाय सफ़ेद दूध देती है। इसके अंतर्गत आपको मैं विशेष्य और विशेषण दोनों के बारे में ही बता देता हूँ। तो यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर काले शब्द और सफ़ेद शब्द यहाँ पर क्या हैं? विशेषण शब्द हैं। क्यों? क्योंकि इसमें गाय का रंग बताया गया है कि गाय का रंग कैसा है? काला है। गाय कैसे रंग की है? काले रंग की है। और दूध के बारे में बताया गया है, दूध के का रंग कैसा है? सफ़ेद है। दूसरा था विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। यहाँ पर काली किसको बताया गया है? गाय को बताया गया है। यहाँ पर सफ़ेद किसके बारे में बताया गया है? दूध के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर गाय और दूध ये दोनों क्या हो गए? विशेष्य हो गए कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ध्यान में रखना, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अब आता विशेषण के भेद। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। इसी सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। इसको आप सार्वनामिक विशेषण भी कह सकते हैं और संकेतवाचक विशेषण भी कह सकते हैं, दोनों एक ही हैं। आप पढ़ते हैं इनके बारे में। गुणवाचक विशेषण, सबसे पहला विशेषण आता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, रूप, रंग, दोष, दशा आदि गुणों का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहला नाम आया गुण। क्या नाम आया गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत? गुण। अब गुण होते हैं उसमें दोष भी होते हैं। तो उसमें बात आई इसमें गुण की। गुण किस आधार पर हो सकते हैं? रूप, रंग के आधार पर हो सकते हैं। मैंने कहा बताया अभी, गुण आते हैं वहाँ पर दोष भी आते हैं, दोष भी इसके अंतर्गत आ सकते हैं। दशा है, इन सारे गुणों का बोध होता है। उदाहरण देखिए, उपवन में, उपवन किसको कहते हैं? बगीचे को कहते हैं। उपवन बगीचे को कहते हैं। उपवन में लाल गुलाब खिले हैं। गुलाब कौन? यानी गुलाब का रंग कैसा बताया गया है? लाल बताया गया है। तो किसका रंग बताया गया है? लाल है। तो ये गुलाब का। तो इसे मैं आपको बता देता हूँ, लाल शब्द तो क्या हो गया? विशेषण हो गया, क्योंकि इसमें बताया गया है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रंग। तो लाल तो क्या हो गया? विशेषण शब्द हो गया। कौन सा विशेषण हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया। और गुलाब शब्द क्या हो गया? गुलाब शब्द हो गया विशेष्य।
छोटा आदमी पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकता। छोटा आदमी, कैसा आदमी पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकता? छोटा आदमी नहीं चढ़ सकता। तो छोटा आदमी ये किस में आ गया? गुणवाचक विशेषण आ गया। ठीक है। तो यहाँ पर आदमी शब्द तो क्या हो गया? विशेष्य हो गया। लेकिन छोटा शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक है। आपको इसमें मैंने विशेषण और विशेष्य दोनों बता दिए कि इसमें लाल छोटा शब्द गुणवाचक विशेषण है और विशेष्य कौन से हो गए? गुलाब और आदमी, ये दोनों शब्द क्या हो गए? विशेष्य हो गए, क्योंकि इनकी क्या बता रहा है? ये विशेषता बता रहा है। और इसमें गुणवाचक विशेषण कैसे हुआ? इसमें गुणवाचक विशेषण इसलिए हुआ क्योंकि इसमें गुण बताए जा रहे हैं कि गुलाब का रंग तो लाल है और छोटा आदमी पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकता। ये इसके गुण बता रहे हैं। इस कारण यहाँ पर कौन सा विशेषण हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया। तो गुणवाचक विशेषण इस प्रकार हैं, बताए गए हैं। गुण कौन से होते हैं? कुशल, होशियार, चतुर, ईमानदार, परोपकारी, साहसी, निडर, समझदार, ये सारे क्या हो गए? गुण हो गए। दोष को क्या होते हैं? मूर्ख, आलसी, क्रोधी, कठोर, नीच, बेईमान, पापी, डरपोक, निर्दय, कायर, घमंडी, ये सारे दोष होते हैं। रंग रूप होते हैं सफ़ेद, काला, हरा, गुलाबी, ये तो क्या होते हैं? रंग होते हैं। रूप कैसे होते हैं? भद्दा होता है, आकर्षक होता है, ये रूप होते हैं। आकार किस प्रकार के होते हैं? लंबा, ऊंचा, चौड़ा, मोटा, पतला, सीधा, टेढ़ा, भारी, ये सारे क्या होते हैं? आकार होते हैं। अवस्था किस प्रकार की होती है? बूढ़ा, युवा, कमजोर, रोगी, दुबला, पतला, अमीर, गरीब, ये सारे होती हैं अवस्था। स्थान की बात करते हैं तो शहरी, बाहरी, देसी, विदेशी, भीतरी, अंतर्राष्ट्रीय, ये सारे क्या होते हैं? स्थान होते हैं। स्वाद की बात करते हैं तो कड़वा, खट्टा, मीठा, नमकीन, फीका, कसेला, ये सारे स्वाद होते हैं। स्पर्श की बात करते हैं तो नरम, मुलायम, कठोर, खुरदरा, कोमल, ये सारे स्पर्श होते हैं। और समय की बात करते हैं तो नवीन, मासिक, दैनिक, आधुनिक, ऐतिहासिक होता है, इतिहास से संबंधित, तो ये सारे समय की बात होती हैं। तो जहाँ पर भी आपको ये गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, अवस्था, स्थान, स्वाद, स्पर्श, समय, ये सारी चीज़ें जिसमें भी दिखाई दें वहाँ पर कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। अब दूसरा पढ़ेंगे हम परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, अब इसमें नाम दे दिया एक परिमाण। परिमाण का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले आपको ये जानने की आवश्यकता होती है, परिमाण का अर्थ होता है नापना या तोड़ना। परिमाण का अर्थ होता है नापना या तोड़ना। तो जो शब्द किसी वस्तु की माप, तोल, मात्रा आदि का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी नाप तोल का बोध कराने वाले विशेषण को ही क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे एक दुकान से राम 1 लीटर दूध, 4 किलो दाल, 1 किलो चीनी खरीद कर लाया। अब नापने और तोलने की बात आ गई। अब दुकान से सामान लेकर के आते हैं, राशन का सामान लेकर के आते हैं, तो दुकानदार तो क्या करता है? तोल कर देता है। और जैसे हम दुकान से कपड़े खरीदते हैं तो कितना मीटर कपड़ा खरीदना है तो दुकानदार क्या करता है? उसको नाप कर देता है, कपड़े को नाप कर देता है कि 2 मीटर कपड़ा है, 5 मीटर कपड़ा है, 7 मीटर कपड़ा है, कितना है, तो उसको नाप कर देता है। तो जहाँ पर नापने और तोड़ने की बात आती है ना, वहाँ पर कौन सा विशेषण हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो इसमें देखिए, दुकान से 1 लीटर दूध को किस में नापा जाता है? लीटर में। 4 किलो दाल को तोला जाता है, दाल 4 किलो। 1 किलो चीनी, तो चीनी को भी क्या किया जाता है? तोला जाता है। तो जहाँ पर माप तोल का बोध होगा तो वहाँ पर कौन सा विशेषण हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो इसमें 1 लीटर, 4 किलो, 1 किलो शब्द दूध, दाल और चीनी का परिमाण बता रहे हैं, अतः परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है। अब इसके अंतर्गत पूछा जाए कि इसमें विशेषण शब्द तो हो गए, 1 लीटर, 4 किलो और 1 किलो, ये सब तो विशेषण हो गए। विशेष्य कौन से हुए?
तो ध्यान में रखना विशेष्य 1 लीटर क्या 1 लीटर है, दूध की बात हो रही है तो दूध विशेष्य हो गया। 4 किलो क्या है, 4 किलो दाल है तो दाल विशेष्य हो गया। और 1 किलो क्या है, चीनी, तो ये विशेष्य हो गया। तो इसके अंतर्गत विशेष्य और विशेषण शब्द कौन कौन से हैं, तो विशेषण शब्द तो आए हैं 1 लीटर, 4 किलो और 1 किलो, ये तो विशेषण शब्द आ गए। दो दाल और चीनी ये कौन शब्द हो गए, विशेष्य शब्द हो गए। ठीक है। और इसमें परिमाणवाचक विशेषण क्यों है, क्योंकि इसमें माप तोल का बोध हो रहा है, और जिसमें वस्तु की माप तोल मात्रा का बोध होगा उस विशेषण को कौन सा विशेषण कहेंगे, परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। अब बात आती है परिमाणवाचक विशेषण की, के भेद कितने होते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, यानी दो प्रकार होते हैं परिमाणवाचक विशेषण के। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब आप इसके नाम से समझिए, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, दोनों में एक समझ में आ गया, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। देखिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ते हैं कि जिन शब्दों से विशेष्य की निश्चित माप तोल आदि का बोध होता है वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है 4 किलो चावल, चावल कितने हैं, 4 किलो हैं, यानी निश्चित माप तोल का बोध हो रहा है, नहीं हो रहा, हो रहा है, तो ये हो गया निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 1 लीटर दूध, दूध कितना है, 1 लीटर है, 1 लीटर निश्चित माप तोल का बोध हो रहा है तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। 1 किलो आटा, 1 किलो आटा, आटा कितना है, 1 किलो है, तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। यानी ये सारी चीज़ें तुली हुई हैं, इनमें संख्या दर्शा रखी है कि चावल कितने हैं, 4 किलो हैं, दूध कितना है, 1 लीटर है, आटा कितना है, 1 किलो है, तो इसमें निश्चित माप तोल का बोध हो रहा है, और जिसमें निश्चित माप तोल का बोध होता है उसे कहते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब दूसरा हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिसमें निश्चित माप तोल मात्रा आदि का बोध नहीं होता उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ चावल, चावल कितने हैं, कुछ, कुछ मतलब 2 किलो, 4 किलो, 6 किलो, कितने चावल हैं पता ही नहीं चल रहा, कुछ चावल हैं। जैसे वह कुछ चावल खरीद कर लाया, कुछ कितने खरीद कर लाया, 1 किलो खरीद कर लाया, 5 किलो खरीद कर लाया, उसका बोध ही नहीं हो रहा। दूसरा देखिए थोड़ा तेल, तेल कितना है, थोड़ा है, थोड़ा कितना है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, 5 लीटर है, कितना है पता ही नहीं। तो जिसमें थोड़ा, कुछ इस प्रकार के शब्द आ जाएं तो उसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। और जिसमें संख्या दे रखी हो जैसे 4, 1, 1 है ना, तो इस प्रकार से संख्या दे रखी हो वो उसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। आ गया समझ में। अब इसमें देखो 4 किलो चावल, चावल की कितने दे रखे हैं, 4 किलो, लेकिन इसमें दे दिया कुछ चावल, कितने चावल, कुछ चावल। अब कुछ का मतलब है 2 किलो है, 4 किलो है, 6 किलो है, कितने चावल की बात कर रहा, कुछ का क्या मतलब निकला। यहाँ पर 1 लीटर दूध और जैसे वह 1 लीटर दूध लेकर आया, और यदि उसको ये कहा जाए कि वह कुछ लीटर दूध लेकर आया, कुछ लीटर कितना, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, तो कुछ शब्द आते ही किस में आ जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक में आ जाएगा। और 1 लीटर दूध है ये किस में आ रहा है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आ रहा है। इसमें दे रखा है कि 1 किलो आटा है कि उसने 1 किलो आटा खरीदा, और यदि उसको ये कहा जाए उसने थोड़ा आटा खरीदा तो थोड़ा कितना, 1 किलो खरीदा था, 5 किलो खरीदा था, कितना खरीदा था थोड़ा, तो वो आ जाएगा। इसमें देखो लिखा हुआ थोड़ा तेल कि बोतल में थोड़ा तेल है, थोड़ा कितना, 1 लीटर है, 5 लीटर है, और यदि ऐसा लिखा जाता कि बोतल में 5 लीटर तेल है तो 5 लीटर तेल होते ही नाम आ जाता है किसका, निश्चित परिमाणवाचक का। लेकिन इसमें लिखा हुआ थोड़ा तेल, तो थोड़ा तेल में किस में नाम आएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत नाम
आएगा। समझ में आ गया होगा। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण दोनों समझ में आए होंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी के भेद हमें कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।